सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि रूस का वह सैन्य दल जिसे आमतौर पर युद्ध के सबसे निर्णायक मोर्चों पर ही भेजा जाता है, भारत में चुपचाप उतर चुका है और यह सब पुतिन के विमान के रनवे छूने से भी पहले हुआ है, तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसने वॉशिंगटन, लंदन, बीजिंग और इस पूरे भू राजनीतिक खेल को हिला दिया है। दुनिया को लग रहा था कि भारत बस अपनी सामान्य कूटनीति जारी रखेगा, लेकिन जो कदम दिल्ली ने उठाया है वह इतना भारी है कि चीन के थिंक टैंक से लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां तक हिल गई हैं। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी भनक सिर्फ दो देशों को है? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, भारत आखिर किस बड़े कदम की तैयारी में है। और अब शुरू करते हैं असली वीडियो। वास्तविक कहानी शुरू होती है उसी पल से जब रूस की थल सेना के चुनिंदा रणनीतिक दिमाग चुपचाप दिल्ली पहुंचे। ये कोई औपचारिक प्रतिनिधि नहीं थे जिन्हें सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल देखने होते हैं। ये वो लोग थे जिनके पास जटिल युद्ध मानचित्र, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की समझ और भविष्य की लड़ाइयों का अनुभव होता है। वो अनुभव जिसका उपयोग रूस यूक्रेन के युद्ध में हर दिन कर रहा है। दुनिया को इस आगमन की भनक तक नहीं लगी, लेकिन भारत के सैन्य गलियारों में एक असामान्य तेजी दिखाई दी। बंद मीटिंग रूम में रोशनी देर रात तक जलती रही और थल सेना के टॉप ब्रेन भारतीय कमांडरों के साथ मिलकर भविष्य की युद्ध रणनीति की रेखाएं खींच रहे थे। इस गोपनीय दौरे का सबसे बड़ा संकेत यही था कि यह महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा संरचना का खाका तैयार करने का समय था। इस दौरे की तारीखों पर गौर करें तो सब कुछ और दिलचस्प हो जाता है। 26 नवंबर से 28 नवंबर तक लगातार 3 दिन दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी न सिर्फ मिले बल्कि भारत के आधुनिक सैन्य ठिकानों का विस्तृत निरीक्षण किया। किसी भी दौर में यह असामान्य है कि राष्ट्रपति की यात्रा से पहले सुरक्षा दल के बजाय युद्ध रणनीतिकार भेजे जाएं। ये संकेत साफ था। पुतिन के आने से पहले दोनों देश किसी गहरे एजेंडे को अंतिम रूप देना चाहते थे। जैसा कि स्रोतों ने बताया, इन बैठकों में सिर्फ औपचारिक चर्चा नहीं हुई बल्कि संभावित हाइब्रिड युद्ध, साइबर थ्रेट, ड्रोन काउंटर मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम के सबसे गोपनीय हिस्से पर बातचीत हुई। भारतीय सेना ने रूसी रणनीतिकारों को अपने उन आधुनिक कमांड सेंटर्स का दौरा करवाया जहां से बॉर्डर पर हर कदम पर नजर रखी जाती है। कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक कौन सी गतिविधि कब ट्रिगर होती है, कैसे ट्रैक किया जाता है और किस तरह वास्तविक कार्रवाई तत्काल स्तर पर तय होती है, ये सब रूस के विशेषज्ञों को दिखाया गया। बदले में रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि यूक्रेन जैसे हाई इंटेंसिटी जोन में ड्रोन झुंडों, मिसाइल डिफेंस को ओवरलोड करने वाली तकनीकों और साइबर शटडाउन ऑपरेशनों को कैसे हैंडल किया जाता है। भारत को इस अनुभव की बेहद जरूरत थी क्योंकि हमारे सामने चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से दोहरा खतरा बना हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इन चर्चाओं में भारत के इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम और ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी को रूस ने जिस ध्यान से देखा वह संकेत देता है कि दोनों देश मिलकर किसी नए संयुक्त सुरक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। भविष्य की लड़ाइयों में साइबर एक क्लिक में पूरे ग्रिड को रोक सकता है, मिसाइलों को दिशा बदल सकता है और संचार को ठप कर सकता है। इसी वजह से साइबर सुरक्षा इस पूरी मीटिंग का सबसे केंद्रीय बिंदु बनी रही। दोनों ही पक्ष जानते हैं कि जिस दुनिया में युद्ध तकनीक के सहारे लड़े जा रहे हैं, वहां रक्षा सहयोग को डेटा, एआई और डीप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्तर तक बढ़ाना ही होगा। इन बैठकों ने साफ कर दिया कि जब 4 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच पुतिन और मोदी मिलेंगे तो चर्चा सिर्फ कागज पर नहीं होगी बल्कि जमीन पर पहले से तैयार किए गए ढांचे को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बैठक सिर्फ राजनयिक औपचारिकता नहीं बल्कि सैन्य साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत बनने जा रही है। अब इसे इस व्यापक जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर देखें। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करना चाहते थे, लेकिन पुतिन सीधे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत आ रहे हैं। ये संदेश अपने आप में इतना बड़ा है कि अमेरिका और यूरोप इसे हल्के में नहीं ले सकते। पुतिन ने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि वे भारत आने के लिए उत्साहित हैं और मोदी को अपना मित्र मानते हैं। ये कूटनीति से बाहर का संबंध है, ऐसा रिश्ता जिसे दशकों की साझेदारी ने बनाया है। भारत और रूस का यह वार्षिक शिखर सम्मेलन 23वां है और हर बार रिश्तों ने नई दिशा पाई है। भारत अभी भी अपनी रक्षा जरूरतों का बड़ा हिस्सा रूस से पूरा करता है, लेकिन अब समीकरण बदला है। भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि सह निर्माता बन चुका है। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया और आज कई देश इसे खरीदने की कतार में हैं। इस बार चर्चाओं का केंद्र बनेगा नए सैन्य प्लेटफॉर्म का संयुक्त उत्पादन, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा फैक्ट्रियों का संभावित स्थानांतरण और भारत में नई तकनीक के निर्माण की योजना। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शेष रेजिमेंट्स की डिलीवरी, अमेठी में बन रही AK-203 राइफलें
और सुखोई विमानों को सुपर सुखोई मानक में अपग्रेड करने का विषय इस बैठक में प्राथमिकता पर रहने वाला है। ये साझेदारी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी ऐतिहासिक होने जा रही है। दोनों देश व्यापार को आने वाले वर्षों में $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रख चुके हैं और वर्तमान कच्चे तेल की आपूर्ति व्यवस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्पष्ट रूप से मजबूत किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्कटिक रूट और समुद्री कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट इस यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ ले सकते हैं, जो भारत और रूस के बीच कारोबार को तेज और सस्ता बना देंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस पहले से ही भारत की परमाणु परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है और कुडनकुलम के आगे के चरणों पर भी चर्चा होगी। लेकिन इस साझेदारी से सबसे ज्यादा बेचैनी किसे है? जवाब साफ है, चीन को। वह रूस का दोस्त बनकर खड़ा होता है, लेकिन यह सच है कि रूस भारत को वो तकनीकें और हथियार देता है जो चीन को नहीं मिलते। चीन जानता है कि भारत जितना मजबूत होगा, एशिया में उसका प्रभुत्व उतना खतरे में आएगा। पाकिस्तान की स्थिति तो और भी क्षुद्र है, जो हथियार और तेल के लिए रूस के सामने गुहार लगाता रहता है। लेकिन रूस ने हमेशा साफ कहा है कि उसकी प्राथमिकता भारत है। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रणनीति या सैन्य ताकत पर नहीं टिका है, इसमें भावनाएं भी जुड़ी हैं। राज कपूर की फिल्में, भारतीय संस्कृति और रूस में पढ़ने वाले हजारों भारतीय छात्र। युद्ध के दौरान रूस ने भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए युद्ध रोक दिया था। यह विश्वास वर्षों में नहीं, युगों में बनता है। पुतिन की इस यात्रा में अंतरिक्ष अनुसंधान, छात्र आदान प्रदान, पर्यटन और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी, जिससे यह रिश्ता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि दिलों में और गहरा होगा। दुनिया को शायद एहसास नहीं था कि भारत और रूस की यह नजदीकी सिर्फ सैन्य चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह साझेदारी है जिसे दोनों देश आने वाले दशक की शक्ति संतुलन की धुरी के रूप में देख रहे हैं। जैसे जैसे पुतिन की यात्रा नजदीक आई, वैश्विक थिंक टैंक यह समझने लगे कि यह मुलाकात केवल फोटो सेशन या सामान्य संयुक्त बयान जारी करने तक सीमित नहीं रहने वाली। इसकी असली गूंज उन कमरों में सुनाई दे रही थी जहां पर भारत और रूस अपनी आगामी रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने दुनिया की नजरों में फिर से अपनी ताकत को स्थापित करने के लिए भारत जैसे स्थिर विश्वसनीय पार्टनर को सबसे महत्वपूर्ण माना है। दूसरी तरफ भारत जानता है कि एशिया के बदलते समीकरणों में रूस का समर्थन सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि तकनीकी बढ़त भी देता है। यही वजह है कि दोनों देशों ने यह तय कर लिया कि वे आने वाले समय में सैन्य सहयोग को पुरानी परिभाषाओं तक सीमित नहीं रखेंगे। पुतिन की यात्रा का असली भार इस बात से भी समझा जा सकता है कि रूस ने भारत को अपने रक्षा उद्योग का एक ऐसा आयाम खोलकर दिखाया है जो अब तक सिर्फ खुद रूस के लिए ही सुरक्षित था। भारत के रक्षा सुधारों को लेकर रूस बेहद गंभीर दिखा और उसने यह संकेत दिया कि वह भविष्य में भारत को केवल हथियारों का उपयोग करता नहीं रहने देगा, बल्कि एक सह निर्माता और सह नवोन्मेषक के रूप में तैयार करना चाहता है। आधुनिक मिसाइल तकनीकों, साइबर वॉरफेयर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डोमेन्स से जुड़ी जानकारी पर जिस स्तर की बातचीत हुई, वह सामान्य सहयोग का हिस्सा नहीं होती। ये दो देशों के बीच उस भरोसे का प्रमाण है जो दशकों की साझेदारी ने गढ़ा है। भारत के लिए यह साझेदारी ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब चीन एलएसी पर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी सीमा पर अस्थिरता पैदा करके तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस यात्रा का एक और गहरा असर आर्थिक मोर्चे पर दिख रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने दबाव बनाया, लेकिन भारत के साथ ऊर्जा व्यापार ने उसे एक स्थिर सहारा दिया। भारत द्वारा सस्ते कच्चे तेल की खरीद से न केवल भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई, बल्कि रूस को भी एक बड़ा बाजार मिला। अब यह आर्थिक रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहने वाला। दोनों देश वैश्विक व्यापार के लिए एक नया मार्ग तैयार करने की योजना बना रहे हैं। आर्कटिक रूट और समुद्री कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट भारत और रूस के बीच व्यापार को कई गुना तेज कर देंगे। इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि चीन की समुद्री पकड़ और उसकी क्षेत्रीय दबंगई को दरकिनार करते हुए भारत और रूस सीधे जुड़ जाएंगे। ये बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वह जानता है कि भारत रूस का मजबूत गठजोड़ एशिया में उसकी रणनीतिक बढ़त को सीमित कर देगा। पुतिन की यात्रा में ऊर्जा क्षेत्र का भी बड़ा अध्याय खुलने वाला है। रूस पहले से भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में मदद कर रहा है और अब नए रिएक्टरों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऊर्जा सुरक्षा के इस नए चरण में भारत आने वाले समय में रूस के साथ मिलकर न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि टिकाऊ ऊर्जा ढांचे के निर्माण में भी बड़ा कदम उठाएगा। यही कारण है कि इस दौरे को भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। भारत रूस रक्षा सहयोग का एक बड़ा मोड़ होगा सुखोई विमानों के अपग्रेडेशन की योजना। भारतीय वायुसेना चाहती है कि उसका सुखोई बेड़ा नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बेहतर मिसाइल क्षमता और आधुनिक सेंसर के साथ सुपर सुखोई मॉडल में बदल जाए। रूस ने इस दिशा में भारत को आश्वस्त किया है कि वह इस प्रोजेक्ट में पूरा तकनीकी सहयोग देगा। इसी तरह अमेठी में बन रही AK-203 राइफलें भारत की आत्मनिर्भरता को आगे ले जाएंगी और भारत उन्हें भविष्य में निर्यात भी कर सकेगा। रूस सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि भारत के साथ मिलकर
हथियार बनाने के लिए तैयार है। ये साझेदारी भारत को उस दौर में ले जाएगी जहां वह अपने सैन्य उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकेगा। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और अब इसे और भी आधुनिक बनाने की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस यात्रा का वह पहलू जो दुनिया को सबसे ज्यादा चौंकाता है वह है सांस्कृतिक और मानवीय रिश्तों की गहराई। रूस में भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता, राज कपूर की फिल्मों का प्रभाव, आवारा हूं जैसे गीतों की यादें, ये सब दिखाते हैं कि यह रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि भावनाओं का भी है। रूस ने युद्ध के समय भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालकर यह भरोसा और मजबूत किया था। यही वह आधार है जिस पर भारत और रूस आने वाले समय में शिक्षा, स्पेस रिसर्च और वैज्ञानिक सहयोग को भी नई दिशा देंगे। गगनयान मिशन में रूस की भूमिका एक बार फिर दिखाई दे सकती है, लेकिन यह सब चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। चीन यह जानता है कि रूस के साथ भारत की यह गहरी साझेदारी उसके लिए रणनीतिक खतरा बन सकती है, वह कितनी भी दोस्ती दिखाए। सच्चाई यही है कि रूस ने भारत को हमेशा प्राथमिकता दी है और चीन को सिर्फ एक सामरिक संतुलन के लिए रखा है। पाकिस्तान की हालत और भी खराब है। वह रूस से दोस्ती की विनती करता है, सस्ता तेल मांगता है, हथियार की उम्मीद लगाता है, लेकिन रूस ने उसके हर प्रस्ताव को सीमित रखा और साफ कर दिया कि भारत उसका वास्तविक साझेदार है। यही कारण है कि यह यात्रा अपने आप में एक संदेश है। भारत और रूस का गठजोड़ किसी तीसरे देश की मर्जी पर नहीं चलेगा, बल्कि उनकी पारस्परिक समझ, सम्मान और भरोसे पर खड़ा रहेगा। अब जब पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे तो यह मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की औपचारिक बातचीत नहीं होगी। यह उस भविष्य की शुरुआत होगी जहां भारत और रूस मिलकर एशिया और वैश्विक शक्ति संतुलन में नई रेखाएं खींचेंगे। यह साझेदारी उन देशों के लिए चुनौती है जो भारत को अपने हितों के अनुसार ढालने की कोशिश करते रहे हैं। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और जब उसकी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की बात आती है तो वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकता। यह यात्रा भारत को 3 बड़े लाभ देगी: सैन्य ताकत में बढ़त, आर्थिक साझेदारी में गति और एशिया में रणनीतिक स्थिरता। यह वह पल है जब भारत अपनी भू राजनीतिक समझदारी और संतुलन को नए स्तर पर ले जा रहा है। और अंत में यह याद रखने की जरूरत है कि दुनिया के इस बदलते दौर में मजबूत साझेदारी वही टिकती है जो भरोसे और सम्मान पर आधारित हो। भारत और रूस का रिश्ता इसी भरोसे पर खड़ा है और यही कारण है कि यह गठजोड़ आने वाले वर्षों में और भी शक्तिशाली होने वाला है। अगर आपको लगता है कि भारत और रूस की यह साझेदारी आने वाले समय में एशिया की शक्ति संतुलन को बदल देगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, इस साझेदारी का सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ेगा। और हाँ, ऐसे ही गहराई से समझाए गए अंतर्राष्ट्रीय लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।